मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जापान के दो सबसे खतरनाक शैतानों की कहानियाँ। इनमें से एक का नाम है हाची शाकु सामा और दूसरे शैतान का नाम है जिकिन इनकी। पहले मैं आपको हाची शाकु सामा के बारे में बताता हूँ। हाची शाकु सामा का मतलब होता है 8 फुट लंबा। ये बुरी आत्मा एक 8 फुट लंबी औरत होती है जो कि दिखने में बहुत ही डरावनी होती है। ये ज़्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाती है और ये पो 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 की बहुत ही भयानक आवाज़ भी निकालती है। इस आवाज़ से लोग समझ जाते हैं कि हाची शाकु सामा उनके आसपास ही कहीं है। हाची शाकु सामा की कहानी सबसे पहले एक जापानीज़ वेबसाइट पर 26 अगस्त सन 2008 को पोस्ट की गई थी। उस वेबसाइट पर YFTYJTRNO यूज़र नेम वाले शख्स ने हाची शाकु सामा से जुड़ी अपनी स्टोरी पोस्ट की थी। ये स्टोरी कितनी सच है और कितनी झूठ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये स्टोरी बहुत ही डरावनी है और इसीलिए आज मैं आपके लिए ये स्टोरी लेकर आया हूँ। तो अब आगे की स्टोरी मैं आपको उसी शख्स के नज़रिए से सुनाऊंगा जिसने ये स्टोरी पोस्ट की थी। आज मैं आपको वो भयानक घटना बताने जा रहा हूँ जिसमें मेरा सामना हाची शाकु सामा से हो गया था। ये घटना साल 1998 की है। इस हादसे में मेरी जान बड़ी मुश्किल से बच पाई थी। तो बात यह है कि मेरे मम्मी पापा जापान के रहने वाले हैं, लेकिन शादी के तुरंत बाद ही वो दोनों अमेरिका चले गए थे। इस वजह से मेरा बचपन अमेरिका में ही बीता है और अमेरिका में ही मेरी पढ़ाई लिखाई भी हुई है। तो बात यह है कि साल 1998 में एक बार जब मेरे स्कूल में छुट्टियाँ चल रही थीं, तब मेरे मम्मी पापा मुझे जापान में मेरे नाना नानी के घर लेकर गए थे। उस समय मैं 8 साल का था। मेरे नाना नानी का घर जापान में पहाड़ों के बीच बसे एक गाँव में था। मैं पहली बार अपने नाना नानी के घर जापान आया था और मुझे देखकर मेरे नाना नानी बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरे मम्मी पापा मुझे नाना नानी के पास छोड़कर जापान के ही दूसरे हिस्से में घूमने के लिए चले गए थे। मुझे भी इस बात से कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि मुझे अपने नाना नानी के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। मेरे नाना नानी का घर काफ़ी बड़ा है और उस घर के बाहर एक बगीचा भी बना हुआ है। उस बगीचे के चारों तरफ ऊंची ऊंची झाड़ियाँ भी लगी हुई हैं। तो एक बार दोपहर के समय मेरे नाना नानी घर के अंदर बैठकर टीवी देख रहे थे और मैं बगीचे में लेटकर आराम कर रहा था। फिर तभी लेटे हुए ही मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ बहुत ही अजीब और डरावनी थी। उस आवाज़ को सुनकर मैं उठकर बैठ गया। फिर मैंने महसूस किया कि धीरे धीरे वो आवाज़ मेरे पास आ रही है। फिर उस आवाज़ के काफ़ी पास आ जाने के बाद मैंने देखा कि एक बहुत लंबी औरत बगीचे के किनारे लगी झाड़ियों के ऊपर से मुझे देख रही है। वो औरत बहुत ज़्यादा लंबी और डरावनी थी। साथ ही वो बहुत ही भयानक तरीके से मुस्कुराते हुए सीधा मेरी तरफ ही देख रही थी। फिर मुझे देखते हुए वो औरत अपने मुँह से एक अजीब सी आवाज़ निकालने लगी। इसके बाद वो औरत आवाज़ निकालते हुए वहाँ से चली गई। उस औरत के जाते ही मैं तुरंत अपने नाना नानी के पास गया और साथ ही मैंने उनको उस औरत को देखे जाने की बात भी बता दी। फिर पता नहीं क्यों मेरी बात सुनते ही मेरे नाना नानी बहुत ज़्यादा डर गए। मेरे नाना डरते हुए मुझसे पूछने लगे कि क्या वो औरत बहुत लंबी थी और क्या उसने तुमको देख लिया। नाना की बात पर मैंने कहा कि हाँ, वो औरत बहुत लंबी थी और उसने मुझे देखा भी। मेरी बात सुनते ही मेरे नाना नानी बहुत ज़्यादा डर गए। फिर मेरे नाना ने नानी से कहा कि तुम बच्चे पर नज़र रखना, इसको 1 सेकंड के लिए भी अपनी आंखों के सामने से मत हटने देना। इतना बोलकर नाना वहाँ से चले गए। अपने नाना नानी का यह बर्ताव देखकर मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। फिर मैंने अपनी नानी से पूछा कि क्या हुआ नानी, आप लोग इतना डरे हुए क्यों हैं। तब नानी ने मुझसे कहा, हाची शाकु सामा ने तुमको चुन लिया है, वो तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए दोबारा आएगी। नानी की बात पर मैंने कहा कि ये हाची शाकु सामा कौन है और इससे आप लोग इतना डर क्यों रहे हैं। तब मेरी नानी ने मुझसे कहा, हाची शाकु सामा एक बहुत ताकतवर और बुरी आत्मा है जो इंसानों को अपना शिकार बनाती है। बहुत साल पहले इस आत्मा ने हमारे गाँव के कई बच्चों को मार डाला था। तब 4 बौद्ध भिक्षुओं ने इस आत्मा को पकड़कर एक घर में कैद कर दिया था, लेकिन लगता है कि यह बुरी आत्मा किसी तरह से फिर वहाँ से आज़ाद हो गई है। ये बुरी आत्मा ज़्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाती है। उसी ने तुमको भी अपना निशाना बनाया है, लेकिन तुम डरो नहीं, तुम्हारे नाना तुमको कुछ नहीं होने देंगे। नानी की बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर कुछ देर बाद ही नाना भी घर पर आ गए। नाना के साथ एक बूढ़ी औरत भी आई हुई थी। उस औरत ने अपना नाम केसान बताया था। नाना जी के साथ आई वो औरत मुझे मेरे बेडरूम में ले गई। फिर उस औरत ने बहुत से कागज़ों के ऊपर जापानी भाषा में कुछ लिख कर मेरे कमरे के सारे खिड़की और दरवाज़ों के ऊपर चिपका दिया। केसान ने बताया था कि ये सब पवित्र मंत्र हैं जो मैं कागज़ पर लिखकर तुम्हारे कमरे के सारे खिड़की दरवाजे पर चिपका रही हूँ, ताकि हाची शाकु सामा कहीं से भी तुम्हारे कमरे में ना आ पाए। इसके बाद केसान ने मेरे कमरे के बीचों बीच लकड़ी के एक बक्से के ऊपर बुद्धा की एक मूर्ति रख दी। उन्होंने उस मूर्ति के आगे कुछ अगरबत्तियाँ भी जला दी। फिर केसान ने मेरी नानी से 4 कटोरी में नमक भर के लाने को कहा। जब नानी कटोरी में नमक लेकर आई तो उन नमक से भरी कटोरियों को केसान ने मेरे कमरे के चारों कोनों में रख दिया। फिर मेरे नाना ने 2 बाल्टी लेकर मेरे कमरे में रख दी। उनमें से एक बाल्टी खाली थी और दूसरे में पानी भरा था। नाना ने मुझसे कहा, ये बाल्टियाँ तुम्हारे टॉयलेट और पॉटी करने के लिए हैं। ये सब देखकर मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा था। मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। पर तभी मुझे केसान ने सब कुछ समझाया। उन्होंने मुझसे कहा, देखो बेटा, मैं समझ सकती हूँ ये सब तुमको बहुत ही अजीब लग रहा होगा, पर हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब तुम्हारी भलाई के लिए ही है। हाची शाकु सामा ने तुमको अपना निशाना बना लिया है, इसीलिए किसी भी तरह से हमें तुमको एक रात के लिए उस शैतान से दूर रखना होगा, तब जाकर तुम्हारे सर से खतरा टल पाएगा। बस तुम एक बात याद रखना कि किसी भी हाल में तुमको अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना है।
तुम्हारे नाना या नानी कोई भी तुमको सुबह से पहले बुलाने नहीं आएंगे, इसीलिए अपने नाना नानी की आवाज़ पर भी तुम अपने कमरे से बाहर मत निकलना। इसके बाद किसान ने कागज़ की एक पर्ची पर कुछ लिख कर मुझे दिया और कहा कि कागज़ का एक टुकड़ा तुम आज पूरी रात अपने साथ ही रखना, चाहे जो हो जाए, इस कागज़ को तुम अपने से दूर मत करना। अब हम सब कल सुबह 7 बजे ही तुमसे मिलेंगे। इसके बाद नानी ने मुझे जल्दी से बनाकर खाना ला कर दिया और नाना ने मुझसे कहा, बेटा तुम्हें किसी भी कीमत पर किसान आंटी की बात माननी ही होगी। तुम बस किसी तरह ये रात काट ले जाओ, बाकी कल सुबह सब ठीक हो जाएगा। तुम किसी भी हाल में अपने कमरे से बाहर मत निकलना। और हाँ, हम सब के यहाँ से जाते ही तुम अपने कमरे का दरवाज़ा भी अंदर से लॉक कर लेना। अब कल सुबह 7 बजे ही तुमसे मुलाकात होगी। इतना बोलकर मेरे नाना नानी और किसान आंटी मेरे कमरे से बाहर चले गए। अब तक शाम भी हो चुकी थी। मैं बहुत डरा सहमा सा अपने कमरे में बैठा था। मैं सोच रहा था कि क्या हाची शाकू सामा सच में मुझे मार डालेगी। यही सब सोचते हुए मैं अपने कमरे में लेटा रहा। फिर मेरे लेटे लेटे ही रात के 11 बज गए, लेकिन इतनी रात को भी मुझे कोई भी अजीब बात महसूस नहीं हुई। तब मैं सोचने लगा कि शायद मेरे नाना नानी कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं और ये इतनी ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। यही सब सोचते सोचते कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर अचानक से रात के 1 बजे ठक ठक की आवाज़ सुनकर मेरी नींद खुल गई। नींद से उठते ही मैंने महसूस किया कि कोई मेरे कमरे की खिड़की को खटखटा रहा है। ये देखते ही डर के मारे मेरी जान मेरे हलक में आ गई। फिर डर के मारे मैं चुपचाप अपने बेड पर ही बैठा रहा। ठक ठक की वो आवाज़ 10-15 मिनट तक आती रही। उसके बाद वो आवाज़ बंद हो गई। फिर इसके बाद मेरे कमरे के दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ सुनकर भी मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, पर तभी मुझे मेरे नाना की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहे थे, बेटा तुम अंदर ठीक तो हो, कोई परेशानी तो नहीं है तुमको? अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो बताओ, मैं तुम्हारे कमरे में आ जाता हूँ। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने नाना की ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया था। फिर तेज़ी से भागकर मैं अपने कमरे के दरवाजे की तरफ जाने लगा, पर अपने कमरे का दरवाज़ा खोलने से पहले ही मेरी नज़र कमरे में रखी नमक से भरी कटोरियों पर पड़ी। तब मैंने देखा कि उस कटोरी में रखा नमक धीरे धीरे काला पड़ने लगा था। ये देखकर मैं तुरंत कमरे के दरवाजे से दूर हट गया। फिर तभी दोबारा मुझे नाना ने आवाज़ लगाई और कहा, क्या हुआ बेटा, तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे हैं? दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आने दो। मुझे एहसास हो गया था कि ये मेरे नाना नहीं हैं। फिर कुछ समय तक सब कुछ बिल्कुल शांत रहने के बाद कमरे के बाहर से मुझे वही भयानक आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ सुन के मैं बहुत ज़्यादा डर गया। फिर तभी एकदम से मेरे कमरे के दरवाजे और खिड़की पर ठक ठक की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। मैंने अपने दोनों हाथों से अपने कानों को ढक लिया था, पर तब भी मुझे वो भयानक आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं डर के मारे रोने लगा था। मुझे लग रहा था कि आज मैं पक्का मारा जाऊंगा। फिर पता नहीं कब रोते रोते ही मुझे नींद आ गई। इसके बाद अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने घड़ी में देखा कि अब सुबह के 7:30 बज रहे हैं। फिर मैंने डरते हुए अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही मैंने देखा कि मेरे कमरे के बाहर मेरे नाना नानी, मम्मी पापा और किसान आंटी सभी लोग खड़े हैं। कमरे के बाहर आते ही मैं अपनी मम्मी के गले लग गया। तभी मेरे नाना ने मेरी मम्मी से कहा कि अभी खतरा टला नहीं है, तुम सबको जल्द से जल्द इस जगह से जाना होगा। फिर मेरे नाना मुझे और मेरी मम्मी पापा को एक बड़ी वैन में बिठाकर एयरपोर्ट की तरफ चल दिए। वैन मेरे नाना चला रहे थे और उनके बगल में किसान आंटी बैठी हुई थी। मैं अपने मम्मी पापा के बीच में बैठा हुआ था। तभी वैन चलते ही किसान ने मुझसे कहा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपनी आंखें बंद रखना, तुम्हें किसी भी आवाज़ का कोई जवाब नहीं देना है। इसके बाद बहुत तेज़ी से वैन हम सबको लेकर एयरपोर्ट की तरफ जाने लगी। हम वैन से अभी कुछ दूर ही गए थे कि तभी मुझे वही भयानक आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ सुनकर मैंने धीरे से अपनी आंख खोलकर गाड़ी के बाहर देखा तो पाया कि एक बहुत लंबी, पतली और भयानक औरत हमारी वैन के साथ साथ दौड़ रही थी। उस भयानक औरत को देखकर डर के मारे मेरी चीख निकल गई। तब किसान आंटी ने मुझे डांटते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अपनी आंखें बंद रखना, तुम बात क्यों नहीं मान रहे हो मेरी? किसान के इतना बोलते ही हमारी गाड़ी की हर खिड़की दरवाजे पर किसी के हाथ मारने की आवाज़ आने लगी। फिर किसान ने भी ज़ोर ज़ोर से कुछ मंत्र बोलने शुरू कर दिए। किसान के मंत्र बोलने के कुछ देर बाद ही सब कुछ शांत हो गया। फिर कुछ देर में ही हम सब एयरपोर्ट पहुँच गए। एयरपोर्ट पहुँचकर मेरे नाना ने मुझसे कहा, बेटा अब तुम कभी भी हमारे पास नहीं आ सकते, क्योंकि हाची शाकू सामा एक बार जिसको अपना निशाना बना लेती है वो उसको कभी भी नहीं भूलती। नाना के इतना बोलने के बाद ही मेरे मम्मी पापा मुझे लेकर फ्लाइट में बैठ गए। इसके बाद मैं अमेरिका आ गया। इस घटना के बाद मैं कभी भी अपने नाना नानी के घर नहीं गया। हाँ, मेरे मम्मी पापा ज़रूर नाना नानी को देखने जाते रहते हैं। वैसे मेरे नाना ने मेरी जान उस भयानक आत्मा से बचाई थी, वरना आज मैं जिंदा ही नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी हाची शाकू सामा की एक स्टोरी। और अब मैं आपको सुनाता हूँ एक और जापानी अर्बन लेजेंड जिकिनिनकी की कहानी। पर पहले मैं आपको जिकिनिनकी के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जिकिनिनकी एक शैतानी जीव होता है जिसके पास कई जादुई शक्तियाँ होती हैं। जिकिनिनकी मरे हुए इंसानों को खाता है। जापानी कल्चर में कहा जाता है कि ऐसे इंसान जो बहुत लालची होते हैं और जो दूसरे लोगों को बहुत परेशान करते हैं, वो मरने के बाद जिकिनिनकी बनते हैं। जिकिनिनकी का हुलिया और हरकतें काफ़ी कुछ घोल से मेल खाती हैं। तो ये थी जिकिनिनकी के बारे में एक छोटी सी डिटेल। और अब मैं आपको सुनाता हूँ जिकिनिनकी की एक भयानक कहानी।
तो ये घटना बहुत ही पुराने समय की है। तब एक बार जापान में मूसो कुकोशी नाम का एक बौद्ध भिक्षु जापान के ही माइनो कागावा नाम की जगह से होकर गुजर रहा था। माइनो कागावा एक पहाड़ी इलाका है जहाँ पर पहाड़ों के साथ ही घने जंगल भी हैं। तो माइनो कागावा के जंगलों से होकर जाते समय मूसो कुकोशी रास्ता भटक गए। उस समय तक रात भी होने लगी थी। फिर काफ़ी देर तक खोजबीन करने के बाद मूसो को जंगल में ही एक झोपड़ी दिखाई दी। वो झोपड़ी भी एक बौद्ध भिक्षु की ही थी। मूसो ने उस बौद्ध भिक्षु से कहा, मैं यहाँ पर रास्ता भटक गया हूँ और रात भी होने वाली है, क्या आप मुझे एक रात के लिए अपनी झोपड़ी में रुकने देंगे? मूसो की बात पर उस दूसरे बौद्ध भिक्षु ने कहा कि नहीं, मैं आपको अपने यहाँ रुकने नहीं दे सकता। मैं किसी भी शख्स को अपनी जगह पर नहीं आने देता। हाँ, पर मैं आपको पास के एक गाँव का रास्ता बता देता हूँ जहाँ पर आपकी रात बिताने की व्यवस्था हो जाएगी। इतना बोलकर उस भिक्षु ने मूसो को गाँव का पता बता दिया। इसके बाद मूसो उस गाँव की तरफ चले गए। जब मूसो उस गाँव में पहुँचे तब उनको पता चला कि उस गाँव में किसी शख्स की मौत हो गई है और उस गाँव के सभी लोग उस मरे हुए शख्स की लाश को एक घर में रखकर दूसरे गाँव जा रहे थे। ये देखकर मूसो ने उन गाँव वालों से पूछा कि आखिर वो लोग इस लाश का अंतिम संस्कार न करके उसको ऐसे ही घर में क्यों छोड़कर जा रहे हैं। तब गाँव वालों ने मूसो को बताया कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो पूरे गाँव पर श्राप लग जाएगा, जिससे हमारी फसलें खराब हो जाएंगी और हमारा पूरा गाँव बर्बाद हो जाएगा। गाँव वालों की बात सुनकर मूसो ने सोचा कि उसको इन गाँव वालों की मदद करनी चाहिए। इसलिए उसने गाँव वालों से कहा, अगर ऐसा है तो फिर आप लोग दूसरे गाँव चले जाइए, मैं आज की पूरी रात इस लाश के पास ही बैठकर बिताऊंगा। इसके बाद सभी गाँव वाले मूसो को उस लाश के साथ अकेला छोड़कर चले गए। इसके बाद मूसो उस लाश के पास ही ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। फिर अचानक रात के 1 बजे मूसो को अपने आसपास कुछ हलचल महसूस हुई। फिर थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर एक बहुत भयानक राक्षस जैसा कोई जीव प्रकट हो गया। ये देखकर मूसो इतना डर गए कि वो अपनी जगह पर से हिल भी नहीं पा रहे थे। फिर वो भयानक जीव उस लाश को खाने लगा। मूसो ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे। फिर उस लाश को खाने के बाद वो भयानक जीव वहाँ से गायब हो गया। इसके बाद सुबह जब सभी गाँव वाले वहाँ पर आए तो मूसो ने उनको उस राक्षस द्वारा लाश को खा लिए जाने वाली बात बता दी। तब गाँव वालों ने कहा कि उनको ये सब पहले से पता है, इसीलिए वो लोग मरे हुए शख्स को रात भर के लिए अकेला छोड़कर चले जाते हैं ताकि वो शैतान लाश को खाकर चला जाए और बाकी लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। गांव वालों की बात सुनकर मूसो को बहुत हैरानी हुई, पर इसके बाद ही मूसो वहां से आगे अपने रास्ते पर जाने लगे। रास्ते में उनको उसी बौद्ध भिक्षु की झोपड़ी फिर से मिली। अब की बार वो बौद्ध भिक्षु मूसो को देखते ही उनसे माफ़ी मांगने लगा। ये देखकर मूसो को लगा कि शायद कल उसने मूसो को अपनी झोपड़ी में रुकने नहीं दिया था, इसलिए वो माफ़ी मांग रहा है। पर उस भिक्षु ने मूसो से कहा, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, कल रात आपको जो भी भयानक नज़ारा देखना पड़ा उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तब मूसो ने उस भिक्षु से कहा कि तुम कल रात की घटना के बारे में कैसे जानते हो? तब उस भिक्षु ने कहा, मैं ही वो शैतान हूँ जो उस लाश को खा रहा था। ये सुनकर मूसो को बहुत हैरानी हुई। तब उस भिक्षु ने बताया कि मैं एक बौद्ध भिक्षु था, पर समय के साथ मेरे अंदर लालच और घमंड जैसी बुराइयाँ आ गईं, जिसकी वजह से मरने के बाद मुझे जिकिनिनकी बन के मरे हुए लोगों को खाना पड़ रहा है। मैं इस श्राप से मुक्ति चाहता हूँ। ये बात सुनकर मूसो कुकोशी ने कुछ धार्मिक क्रियाकलाप करके उस भिक्षु को जिकिनिनकी के श्राप से मुक्त कर दिया। दोस्तों, मैं ये तो नहीं जानता कि ये कहानी कितनी रियल है, पर एक बात मैं अच्छे से कह सकता हूँ कि इस कहानी से हमें एक बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है। शिक्षा ईमानदारी और एक अच्छे इंसान बनने की। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे पता है कि ये स्टोरी कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन